हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो हमने रिमोट सेंसिंग के बेसिक्स के बारे में देखा था कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, और उसके सिस्टम के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो किस किस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। जैसे नेचुरल जो होता है वो सन एनर्जी सोर्स होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक या फिर जो हमारे पास एमिटिंग होती है EMR की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उनको डिटेक्ट करता है सेंसर। तो उसी के हिसाब से हमारे पास वो प्रोसेस होकर एनालाइज करते हैं, उसके इमेज क्रिएट होती है, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है उसकी बेस पर करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिमोट सेंसिंग के अंदर, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है वो देख लेते हैं। द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज विजुअल लाइट। तो जितनी भी हमारे पास लाइट्स हैं, वैसे देखा जाए तो जितना भी आसपास जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो रेडिएशंस के थ्रू ही दिख रही है। मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट से जो हमारी आइज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं उनको डिटेक्ट करिए, और उसके बेस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका शेप, साइज वगैरह, कलर, ये सब इन्फॉर्मेशन में मिल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आइज हमारे पास विजुअल रेंज में देख सकती हैं। तो ये विजुअल लाइट जो है वो हमारे पास बहुत फैमिलियर फॉर्म है, मीन्स हमारी आइज डिटेक्ट कर सकती हैं। वी सी वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन रीचिंग टू आवर आइज। द सेंस एसोसिएटेड with eyes is known as sight or vision and is stimulated by light. Eyes convert the incoming light into electrical signals. तो जो लाइट्स मीन्स रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आइज तक पहुंचती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं, और फिर हमारे पास जो ब्रेन है उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और हमारी जो माइंड में होती है जो हमारे पास पिक्चर क्रिएट कर देता है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो ये जो ओवरऑल पूरा जो खेल है ये एक रिमोट सेंसिंग का ही पार्ट है, जिसमें हमारे पास आइज जो है सेंसर की तरह काम करती हैं। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, कि रेडिएंट एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी मीन्स कितनी एनर्जी हमारे पास तक पहुंच रही है वो उसकी रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। एंड यू शुड रिमेंबर दैट एवरीथिंग दैट हैज़ ए टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो रेडिएट्स एनर्जी। तो मैं कह रहा था ना, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो, जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट जीरो मीन्स क्या, 0 केल्विन से ज़्यादा है, मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशंस को एमिट करता है। फिर जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। फॉर रिमोट सेंसिंग, सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द सन मे बी एज्यूम्ड टू बी ए ब्लैक बॉडी विद सरफेस टेम्परेचर अराउंड 6000 केल्विन। तो जो इसका टेम्परेचर हम सन के सरफेस का टेम्परेचर मानते हैं वो 6000 डिग्री केल्विन मानते हैं, और इसको एक ब्लैक बॉडी की तरह एज्यूम करते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है वो हम आगे अच्छे से समझेंगे। और व्हेन सन इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर रिमोट सेंसिंग इट इज़ नोन एज पैसिव रिमोट सेंसिंग, बट व्हेन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड इट इज़ नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। और एग्जाम्पल क्या है पैसिव के, तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं। मीन्स मोस्टली जो होता है वो नेचुरल सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं जिनका एग्जांपल है रेडार और लिडार, मींस रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये अपने पास जो एनर्जी सोर्स होता है खुद से एमिट करते हैं रेडिएशंस को, फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर उनको डिटेक्ट करता है। तो इसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसके मॉडल्स होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि 2 मॉडल हुए हैं मेनली जो होते हैं, एक वेव मॉडल होता है, एक पार्टिकल मॉडल होता है। अभी दोनों चीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं। पार्टिकल मॉडल ऑफ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी वो किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था 1704 में। तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और कॉर्पस्कल्स एंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जो भी हमारे पास कोई लाइट है, अगर आपने देखा हो लाइट, तो पार्टिकल मॉडल है वो हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। मीन्स ये लाइट निकली हमारे पास, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम मीन्स
वेव सी बनती रहती है। वेव मीन्स वेव नहीं, बट इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, तो जाके हमारे पास एक लाइट बनती है, और वो क्या ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो ये पार्टिकल मॉडल था हमारे पास जो इसैक न्यूटन ने दिया था। ही ऑल्सो न्यू दैट लाइट हैड वेव लाइक करेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वेव लाइक भी हो सकता है, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा था। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वेव मॉडल हो सकता है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट्स में उसको मिला था वेव मॉडल, लेकिन जनरली जो हमारे पास लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये क्या हमारे पास एक स्ट्रीम होती है पार्टिकल्स की, बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर एक लाइट बनती है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो ये सारे फीचर उसने एक्सपेरिमेंट में नोटिस किए थे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। और दूसरा जो था हमारे पास वो था वेव मॉडल। द वेव मॉडल वाज फॉर्मुलेटेड बाय द मैक्सवेल इन 1862। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल लाइक अ वेव विच हैज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसने बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास वेव की तरह ट्रैवल करती है, जिसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और इसका जो देखोगे अभी आगे डायग्राम वेव का, ये परपेंडिकुलर होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है। दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज प्रोपगेशन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो वेव लाइक मॉडल है इसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, प्रोपगेशन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हो सकता है, तो उसी को इसने एक्सप्लेन किया। Eventually, work of some scientists seem to be point out that there were aspects of light that could be explained more clearly using a wave model. तो wave model से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली as compared to the particle model. फिर हमारे पास क्या है, वेव और पार्टिकल डुअलिटी। अब जो बाद के साइंटिस्ट से उन्होंने नोटिस किया कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट है हमारे पास वो वेव नेचर की भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है। तो दोनों के इसने डुअलिटी नेचर देखा। इसने जो साइंटिस्ट है हमारे पास जैसे यंग था, ह्यूजेंस था, तो इन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी मॉडल दिया। हैड गिवन डेफिनेट प्रूफ दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। प्लैंक एंड आइंस्टाइन शोड दैट लाइट मस्ट बी ए पार्टिकल। तो प्लैंक और आइंस्टाइन ने पार्टिकल मॉडल को सपोर्ट किया, और ये जो यंग और ह्यूजेंस थे इन्होंने हमारे पास वेव मॉडल को, उन्होंने मैक्सवेल जैसे था उसने वेव मॉडल को सपोर्ट किया। इट सीम्स एज दो वन मस्ट बी राइट एंड द अदर रॉन्ग, बोथ एस्पेक्ट वेव एंड पार्टिकल मेक अप लाइट एट द सेम टाइम। और फिर देखा गया कि लाइट जो है हमारे पास सेम टाइम पर वेव नेचर की भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है, बोथ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दिस लीड्स अस टू करंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लाइट, द मॉडल नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो ये क्या वेव पार्टिकल डुअलिटी बिहेवियर शो करती है लाइट हमारे पास। वेव पार्टिकल डुअलिटी पोस्टुलेट्स दैट ऑल matter exhibits both wave and particle properties. Albert Einstein was able to come up with a solution as long as he assumed that energy came in little pieces called quanta. तो ये तो हमने बेसिक 11th-12th में पढ़ा था कि एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट क्या आइंस्टाइन ने डिफाइन की थी, वो क्वांटा को डिफाइन किया था। दिस लीड आइंस्टाइन टू कम अप विद ए थ्योरी दैट जॉइन द आइडिया ऑफ क्वांटा टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट। और फिर उसने क्वांटा के बेसिस पे हमारे पास लाइट को एक्सप्लेन किया था। दिस मीन्स दैट लाइट केम इन टू लिटिल पीसेज। तो जो लाइट होती है, जैसे पार्टिकल तो हमने बोला था छोटे छोटे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है, वैसे इसने बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि जो लाइट होती है वो जो आती है वो छोटे छोटे लिटिल पीसेस में आती है। डेट वर नेम्ड एज फोटोन्स, और उसने फोटोन नाम दिया उसका, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं, वो छोटी यूनिट जो होती है। दिस ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और फिर इससे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिली। तो लास्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वेव पार्टिकल डुअलिटी की जो भी लाइट को था उसको एक्सप्लेन किया, और उससे हमारे पास क्वांटा के बेसिस पे और फोटोन्स के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है क्या, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ब्लैक बॉडी क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो आपको बता ही देता हूँ, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक, आप नाम से अगर सजेस्ट करोगे तो ब्लैक मीन्स के जितनी भी इसके ऊपर रेडिएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सारी रेडिएशंस जो हैं फॉल हो रही हैं और वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स ना तो वो ट्रांसमिट कर रहा है और ना हमारे पास कोई भी उससे एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो वो सारी एनर्जी क्या एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं।
तो उसी से हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फेनोमेनन था उसको एक्सप्लेन किया गया था। अब जैसे हमारे पास डेफिनेशंस हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन तो पता ही है कि सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्ड रेज। जैसे रेनबो देखा होगा कि जब प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ नोन एज डेट इज कलर्स में, तो वो डिस्पर्जन का एक एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बार बार वर्ड्स यूज करूँगा और अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास कि डिस्पर्जन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये डेफिनेशंस बीच बीच में लाता हूँ कि है तो बेसिक चीज़, लेकिन अगर यही चीज़ आपको नहीं पता है तो फिर आगे आपको जो भी मैं वर्ड बोलूँगा वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, नाम से पता चलता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और फिर वो वापस अगर थ्रोइंग बैक होती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ द थ्रोइंग बैक ऑफ लाइट, हीट और साउंड। ऐसे ज़रूरी नहीं है लाइट हो, साथ के साथ ये साउंड हो या फिर हीट हो, कोई भी चीज़ वापस आ रही है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट हो रही है विदाउट एब्जॉर्बिंग इट बाई ए बॉडी और सरफेस। मीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, जितनी हमने भेजी है उतनी वापस आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। रिफ्रैक्शन क्या हमारे पास इज द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। आपने ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब हमने 11th 12th में पढ़ी थी। आपने देखा होगा कि रिफ्रैक्शन को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल था कि ग्लास लिया, उसमें पानी भरा हुआ था, फिर हमने एक पेन डाली तो हम देखेंगे कि ये पेन जो है दिखनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये क्या थोड़ी अलग दिखती है क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है और ये हमारे पास वाटर मीडियम है। जब मीडियम चेंज होता है हमारे पास तो जो हमारे पास रेज होती हैं वो हमारे पास उसका जो डेंसिटी की वजह से जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, तो बेंडिंग हो जाती है रेज की हमारे पास, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको ब्लैक बॉडी बताया था, तो ब्लैक बॉडी फिर से देख लेते हैं। एक ब्लैक बॉडी इज ए मैटर विच एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट और नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी। तो सारी की सारी जितनी भी एनर्जी इसके ऊपर गिरती है वो सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज द थर्मल रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो जो भी अब एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है तो उसके अंदर हीट आ जाएगी, तो वो जो थर्मल रेडिएशन निकलती है उस ब्लैक बॉडी से उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं हमारे पास। अब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा समझा और उसके फेनोमेनन देखे हमने, मॉडल्स देखे। अब उसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम पूरा गेट के सिलेबस के बेसिस पे कोई भी एक भी टॉपिक एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको बाहर से पूछा जा सके। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैव मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी मेक देम वेरी यूनिक and is the science of remote sensing. Let us now discuss about these properties into brief. तो देख लेते हैं। मेनली जो हमारे पास है वो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। तो ये तीन चीज़ से हमारे पास रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेवलेंथ क्या होता है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है ओवर विच द वेव्स शेप रिपीट्स। It is usually determined by considering the distance between consecutive corresponding points of the same phase, such as crest or troughs. It is measured in micrometer. Generally माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या फिर मीटर में मेजर किया जाता है क्योंकि डिस्टेंस है और यूनिट हमारे पास माइक्रोमीटर में जनरली इसको मेजर किया जाता है, तो माइक्रोमीटर दिखा रखा है, नहीं तो नैनोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। वेवलेंथ है क्या, जहाँ मान लीजिए कोई वेव है, अभी हमारे पास ट्रफ हुआ जो अपर होता है, क्रेस्ट हुआ जो नीचे होता है, तो हमारे पास इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये बराबर ही होगा हमारे पास, इसको लैम्डा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ कहलाता है हमारे पास। वेव के करस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, कि द नंबर ऑफ occurrences ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन्स के पर सेकेंड में भी मेजर किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं वो पर यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर कम बार रिपीट हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो ये हमारे पास जनरली क्या है कि
नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ द रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट हो रही है या कितनी बार अकर हो रहे हैं हमारे पास ट्रफ या क्रस्ट, तो जितनी ज़्यादा हो रहे हैं उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहलाती है उसकी। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम हमारे पास एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, मैक्सिमम ऑफ एक्सटेंट ऑफ फिर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी वेव है, आपने देखा है ऐसी वेव चल रही है, तो जो मैक्सिमम किसी एक बेस से देखा जाएगा, तो जो मैक्सिमम जो हाइट मिलती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं हमारे पास, जो मैक्सिमम वाला होता है। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। अब ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये तो हमारे पास सिमिलर है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड इन सारी वेव्स का सेम है। अगर मान लीजिए इसी में से कोई ये वेव ऊपर चली जाती है तो ये वाला मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड हो जाता। और दो ट्रफ के बीच का हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। अब एक पार्टिकुलर यूनिट पीरियड में कितनी बार ट्रफ या फिर कितनी बार क्रेस्ट रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कहलाता है। जैसे देखा जाए हमारे पास, तो इतने 1 साइकिल लेंथ में देखा जाए तो एक बार ट्रफ आ रहा है, एक बार क्रेस्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक बार 2 बार हमारे पास ट्रफ आ रहा है, 2 बार ही क्रेस्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी हो गई और ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दिखाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं आपको वेव मॉडल पढ़ा रहा था, कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी इनके पास रेडिएशंस के पास होते हैं, और जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चीज़ मत भूलना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेव ट्रेवल करेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। तो ये जो वेव है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। दस वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें यह भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। तो एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल है हमारे पास, कि ये ट्रांसवर्स वेव हो गई हमारे पास। अगर आप देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हमारे पास ये जो इस डायरेक्शन में मूव करेगी वो हमारे पास लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करेगी। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जो परपेंडिकुलर होती हैं हमारे पास। दीज वेव्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और साइनोसॉइडल वेव्स भी हमने देखा होगा। तो साइनोसॉइडल क्या है, स्मूथ रिपीटेटिव सक्सेशन ऑफ वेव्स और कर्व्स। दिस वेव पैटर्न अकर्स ऑफन इन नेचर इंक्लूडिंग ओशन वेव्स, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। जनरली साइन वेव की तरह जो अकर करती हैं वो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव्स कहलाती हैं, जिनके एग्जांपल्स हमारे पास साउंड वेव्स, हमारे पास साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स ही हम मेन तो यही पढ़ रहे हैं, लाइट वेव्स। तो इसीलिए हमारे पास ये जो लाइट वेव्स होती हैं वो साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं हमारे पास। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब ये बाकी थियोरेटिकल है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन देता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का, तो हमारे पास किसकी डायरेक्शन मिल जाती है, वेव की डायरेक्शन मिल जाती है। द वेरिएशंस ऑफ फील्ड आर साइनोसॉइडल, सो ऑल्सो आर द ट्रांसवर्स वेव्स। मोर ओवर द फील्ड्स वेरी विद द सेम फ्रिक्वेंसी इन द फेज विद ईच अदर। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट कि द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए हमारे पास के जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो हमारे पास हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से हमारे पास चलती है। तो स्पीड ऑफ लाइट सी एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। If you send a beam of light along an axis and ask your friends to measure its speed while they move at different speeds along that axis, either in the direction of light or opposite it, they will all measure the same speed for the light. This result is amazing and very different from what would have been found if your friends had measured the speed of any other type of waves. For other waves, the speed of observers relative to the wave वुड हैव अफेक्टेड देयर मेजरमेंट्स। तो हमारे पास ये चीज़ बोली गई है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, अब आपका कोई भी फ्रेंड है
कोई भी फ्रेंड है वो हमारे पास दो डायरेक्शन में जा सकता है, या तो स्पीड की मीन्स वेव की डायरेक्शन में मूव करे या फिर वेव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो ये देखा गया है कि जब दोनों डायरेक्शन में मूव करता है साथ के साथ और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी जो वेव्स की जो स्पीड देखी गई है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीन्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। अगर आप कोई भी दूसरा वेव्स लेते हैं जिसकी स्पीड हमारे पास कम होती है तो वो वेरी करती है, अपोजिट में जाएगा तो स्पीड ज़्यादा दिखेगी और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कम दिखती है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के उसी वेलोसिटी से मूव करती हैं हमारे पास। इफ़ यू मेजर द ट्रेवल टाइम ऑफ ए पल्स of electromagnetic radiation from one point to another, you are not really measuring the speed of the electromagnetic radiation but rather the distance between those 2 points। तो वही ट्रेवल टाइम अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो वो टाइम नहीं, एक्चुअली हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं उन दोनों के बीच का। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए हमारे पास वेव का, अगर हम उसके बीच का ट्रेवल टाइम मेज़र कर रहे हैं तो वो जनरली वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं हमारे पास। द प्लेन कंटेनिंग द ई वेक्टर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव, hence the wave is said to be plane polarized in the y direction। देखा होगा हमारे पास y डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसी डायरेक्शन को हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं और उसको प्लेन पोलराइज कहते हैं उस वेव को। तो इन द y डायरेक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद लीनियर और वर्टिकल पोलराइजेशन इज शोन। तो हमें ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो वो अभी इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। तो पोलराइज लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है वो अभी देख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी लाइट है, लाइट एमिटेड जो हुई है हमारे पास सन से हुई है, फ्रेम से हुई है, लैम्प से हुई है, इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट वाइब्रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट वाइब्रेट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस। वी कैन एज्यूम दैट लाइट waves as vibrating in a vertical and horizontal plane as shown in the figure below। अब मान लीजिए इसके कहने का मतलब है कि आपने कोई भी लाइट एमिट हो रही है, सन से हो रही है या फिर लैंप से ले लेते हैं। जब आप लैंप से लाइट एज्यूम करते हो तो ये सारी लाइट क्या हर एक डायरेक्शन में आपको दिखती है। तो हम हर एक डायरेक्शन में ना मान के 2 डायरेक्शन में मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मान लीजिए। तो जब एक डायरेक्शन से ज़्यादा में लाइट ट्रैवल करती है तो उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और जब एक डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करती है तो उसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं हमारे पास। तो व्हेन ए लाइट वेव वाइब्रेट्स इन मोर देन वन प्लेन इट इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। इन पोलराइज्ड लाइट द वाइब्रेशन अकर इन ए सिंगल प्लेन। द अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोलराइज्ड लाइट यूजिंग सम फिल्टर्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन पोलराइजेशन। तो ये हमने 2 डायरेक्शन में माना था, न कि वैरायटी ऑफ डायरेक्शन में मान के। उसके बाद हमने ये अनपोलराइज लाइट को किसी फिल्टर को यूज करके पोलराइज लाइट में चेंज कर दिया, मीन्स एक ही प्लेन में इसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट कहते हैं। देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज लाइट। यूज ऑफ पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस टू एलिमिनेट द ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वाटर ऑफ ए पॉन्ड इज ए गुड एग्जाम्पल। तो पोलराइज लाइट का यूज कहाँ है, जैसे हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, उससे क्या होता है, मान लीजिए हम किसी स्नो वाली एरिया में या फिर पॉन्ड के पास खड़े हुए हैं, तो जब सन की लाइट हमारे पास पॉन्ड से रिफ्लेक्ट बैक होकर या स्नो से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है तो हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो हमारे पास जो सन ग्लासेस लगाते हैं वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो हमारे पास आइज़ तक जो है हमारे पास नहीं पहुँच पाती है। तो वो पोलराइज लाइट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सन ग्लासेस जो है हमारे पास। द ग्लेयर फ्रॉम द वाटर इज द रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लाइट अलाइंड पैरेलल टू द वाटर सरफेस। टू ब्लॉक सच प्लेन पोलराइज लाइट ए फिल्टर मस्ट बी यूज्ड विच हैज ए वर्टिकली अलाइंड पोलराइजेशन एक्सिस। तो जब हमारे पास सन ग्लासेस तक लाइट पहुंचती है तो वो पोलराइज लाइट कर देता है और फिर हमारे पास आइज में इतना इफेक्ट नहीं दिखता है हमारे पास। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस हमारे पास रिमोट सेंसिंग का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे हमेशा आपको गेट में कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि रिमोट सेंसिंग का जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है वो देख लेते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब इसमें यूज होगा।
और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिबिटिंग वेव लाइक बिहेवियर as it travels through space. Electromagnetic radiation ranges from very high energy radiation such as gamma rays and X-rays through ultraviolet rays, visible light, infrared radiation and microwaves to radio waves. तो ये जो बताया गया है ये हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ रेंज है उसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हमारे पास लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी तक देखा जाए या फिर लो वेवलेंथ से लेकर हाई वेवलेंथ तक देखा जाए तो ये हमारे पास गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, यूवी लाइट्स, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं, विजिबल लाइट हो गई जिसके अंदर विबग्योर होता है, रेड ब्लू और वायलेट के बीच की जो रेंज होती है। उसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है। ये सब अगर हम इनको डायग्रामेटिकली एक ग्राफ पे रेंज वाइज वेवलेंथ की रेंज वाइज अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो हम आगे अभी डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इसका रेंज होता है फ्रिक्वेंसीज का उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यू शुड नोट दैट द डिवीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज फॉर प्रैक्टिकल यूज। द गामा रेज एंड एक्स रेज आर पोटेंशियली डेंजरस एंड ऑल्सो यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट इज पावरफुल एनफ टू कॉज सनबर्न। तो ये सबका अलग अलग मीन्स उसका एप्लीकेशन है या फिर अलग अलग उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि गामा रेज, एक्स रेज इनका देखा होगा आपने। एक्स रे आजकल मेडिकल में बहुत यूज़ किया जाता है तो इसको ज़्यादा यूज़ करना भी ख़तरनाक होता है हमारे पास क्योंकि डेंजरस है। हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है इनकी। आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा, E=hc/λ। तो ये जो लैम्डा है वो हमारे पास वेवलेंथ है। अब ये जो हमारे पास रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, इनकी वेवलेंथ जो रेंज होती है बहुत छोटी होती है। अब जब ये कम होता है हमारे पास तो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हाई एनर्जी क्या है हमारे पास, डेंजरस होती है हमारे पास। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी भी कम होती है वेवलेंथ तो उसकी वजह से भी हमारे पास देखा होगा। ये तो हमारे पास यूवी लाइट जो है हमारे पास जनरली ओजोन जो है उनको रोक लेती है, प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी लाइट से। लेकिन अगर ये कुछ रेंज की वेवलेंथ जब पार हो जाती हैं उस हमारे पास ओजोन लेयर से तो वो हमारे पास सनबर्न को कॉज करती है या फिर कोई भी स्किन अफेक्ट करती है या उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज कॉज करती है हमारे पास। और ह्यूमन आइज जो है हमारे पास वो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है। वी कैन फील इंफ्रारेड रेडिएशन एज हीट। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से लेकिन उसको फील कर सकते हैं हीट के तौर पे। ये सब हम अभी पढ़ेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन कब यूज़ करना चाहिए, विजिबल लाइट कब यूज़ करना चाहिए, एक्सरे, यूवी, ये सब का यूज है, कहीं ना कहीं यूज होता है हमारे पास। तो वो सब चीज़ अभी हम देखेंगे। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं कि होता क्या है। फिर हमारे पास है वी एम्प्लॉय माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव हमने देखा ही है कि माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, ओवंस जो होता है हमारे पास। रेडियो वेव्स का यूज़ होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली है कम्युनिकेशंस। अब इसका भी रीज़न है कि रेडियो वेव्स जो हमारे पास कम्युनिकेशंस में क्यों यूज होती हैं, क्योंकि इनका रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होता है वो हाई होता है। अब जितना ज़्यादा हाई रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है तो जो हमारे पास ये ट्रैवल जो करती हैं एटमॉस्फेयर से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये किसी भी के भी थ्रू जा सकती हैं। मीन्स ये ट्रांसमिट हो जाती हैं और ये एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। ये तो हमारे पास कम्युनिकेशंस के लिए यूज होती हैं हमारे पास। जैसे हम देखते हैं कि घर के अंदर भी बैठ के फ़ोन चला सकते हैं तो हमारे सर के ऊपर जो है हमारे पास छत है उससे भी ये हमारे पास पार हो जाती हैं। तो रेडियो वेव्स जो हाई वेवलेंथ की होती हैं इसलिए हमारे पास कम्युनिकेशन वगैरह में यूज़ किया जाता है हमारे पास। ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव फॉर्म्स विच ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने बेसिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब हमने पढ़ लिया तो उसको भी यहाँ पर भी हम रिपीट कर सकते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं एक तो वेव फॉर्म्स में होती हैं और वो हमारे पास ट्रैवल किससे करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। अगर हमने एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था अपने दोस्त के बेसिस पे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि द रेडिएशंस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इधर देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। तो जो रेडिएशंस जनरली मैं जो डिफाइन करूँगा इनको वेवलेंथ के टर्म्स में करूँगा कि हायर वेवलेंथ की रेंज ऑफ वेवलेंथ कौन से
पार्ट में आती है और कौन से कम वेवलेंथ के पार्ट में आती है। जैसे कि यह है शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन कौन सी है हमारे पास, इंफ्रारेड, और इससे नीचे जैसे शॉर्टर वेवलेंथ जो होती हैं वो गामा रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, तो इंफ्रारेड से नीचे वाली हमारे पास जनरली शॉर्टर वेवलेंथ्स के अंदर आती हैं एंड आर जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स वेवलेंथ। वेयर एज लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन कौन सी है हमारे पास, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव्स हो गई, ये हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ्स के अंदर आती हैं, आर जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रिक्वेंसी। इन रिमोट सेंसिंग मोस्टली विजिबल इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव बैंड्स आर यूज्ड। तो ये लाइन आप ध्यान रखिए कि जनरली जो विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और माइक्रोवेव जो बैंड की वेवलेंथ है, उन्हीं वेवलेंथ्स को रिमोट सेंसिंग के अंदर मोस्टली यूज किया गया है, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन रेंज ऑफ वेवलेंथ में ज़्यादा हमें मिलती है। अब ये क्यों हमारे पास मोस्टली यूज होती हैं, क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक विंडोज़ कि हमारे पास इनके अंदर भी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है, ऐसा नहीं है कि जितना इनका रेंज है वो सारी की सारी हमारे पास रिमोट सेंसिंग के अंदर यूज होती है। कुछ पार्ट इसमें से भी हमारे पास जो बैंड कहते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बोलेंगे आगे जाके, तो उस पार्ट का मीन्स माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होगा, अगर आप इस एग्जांपल में देखें, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ रेंज है वो है 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -3 तक। तो इसके बीच के जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर से पार नहीं होती हैं और उनको हम रिमोट सेंसिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट होते हैं हमारे पास, तो उनको एटमॉस्फेरिक विंडोज़ कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो ध्यान रखने वाली बात है, जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और रिमोट सेंसिंग के अंदर जनरली कौन सी यूज होती हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं हमारे पास। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच कवर्स द वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 10 की पावर -12 टू 10 की पावर 4 मीटर तक हमारे पास, और फ्रिक्वेंसी में देखा जाए तो 10 की पावर 20 टू 10 की पावर 4। टेबल गिव्स डिटेल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग एंड टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन माइक्रोवेव बैंड्स यूज्ड इन द माइक्रोवेव सेंसर्स। तो हमारे पास टेबल भी हम आगे टेबल्स भी देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज जो हम यूज करते हैं उसकी टेबल भी दे रखी है हमारे पास, और माइक्रोवेव के अंदर कौन सी वेवलेंथ बैंड यूज होता है वो भी हम टेबल में आगे देखेंगे। जैसे ये टेबल है हमारे पास, ये वाली टेबल है माइक्रोवेव और रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज की, और ये हमारे पास माइक्रोवेव बैंड्स हैं। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी फिर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस साइड की जो रेडियो वेव्स है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, उससे कम माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, और ये जो वेवलेंथ रेंज है वो हमारे पास विजुअल लाइट है, उसके कम है हमारे पास एक्स रेज, और फिर सबसे कम वेवलेंथ कौन सी किसकी है, गामा रेज की है। और सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी और उसकी एनर्जी भी हमारे पास सबसे ज़्यादा रहेगी। जो इसमें याद रखने वाली बात है वो है विजुअल रेंज, जो कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज होती है हमारे पास। विजुअल स्पेक्ट्रम की 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, इसका मतलब 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। और जो 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच का जो रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूवी रेंज होता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। तो इसका जो ब्लू पार्ट है, जो वायलेट पार्ट है, वो हमारे पास यूवी लाइट है, और जो ये 7 कलर दिखा रखे हैं हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम है। तो ये हमारे पास पूरा EM स्पेक्ट्रम कहलाता है ये पूरा डायग्राम जो है। तो ये कुछ रेडिएशंस की, जैसे इंफ्रारेड की कितनी होती है, माइक्रोवेव का सबसे सिंपल है, ये 10 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 मीटर तक है। 1 mm से लेके 1 मीटर तक की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो माइक्रोवेव रहती है हमारे पास। और फिर उससे पहले जो है इंफ्रारेड रहती है 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm या फिर 10 की पावर -3 मीटर तक हमारे पास रहती है। तो ये चीज़ें आपको कुछ वेव्स की हमारे पास वेवलेंथ रेंज याद रहनी चाहिए। फिर ये हमारे पास उसी को डिवाइड किया गया है जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हमारे पास वेवलेंथ रेंज लॉन्गर है
फ्रिक्वेंसी हमारे पास इसकी कम हो जाएगी। तो अपोजिट होती है हमारे पास। उसके बाद विजुअल वेवलेंथ रेंज दिखा रखी है, इंफ्रारेड वेवलेंथ दिखा रखी है और माइक्रोवेव दिखा रखी है हमारे पास। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया E=hc/λ। लैम्डा जो है हमारे पास वेवलेंथ है, और जो इसका फ्रिक्वेंसी जो होती है न्यू c/λ होती है, मीन्स अब रेसिप्रोकल होती है हमारे पास वेवलेंथ के। तो इसको हम क्या कहते हैं, h/न्यू कहते हैं। h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा, 11th-12th में भी पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास जो टेबल की मैं बात कर रहा था, ये आपने काफ़ी सैटेलाइट्स या GNSS पढ़ा होगा, तो फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में डिस्कस किया होगा। तो वही चीज़ है कि हमारे पास जो एब्रीविएशन है EHF क्या है, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि माइक्रोवेव्स के अंदर आती है। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स। तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ है, 30 से 3 है, 3 से 300 मेगाहर्ट्ज़। तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, फिर हाई फ्रिक्वेंसी, ये रेंज है हमारे पास। क्या है कि अगर 1 mm से 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। तो इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज जो है हमारे पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज होती हैं, तो इसलिए इनको डिवाइड किया गया है। और ये सारी की सारी जो रेंज है वो हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बीच की वेवलेंथ या फिर उसके बीच का पोर्शन है हमारे पास, उसके बीच का फ्रिक्वेंसी रेंज है हमारे पास। उसके बाद आपने देखिए फिर हाई फ्रिक्वेंसी से फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी, फिर लो फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, वॉइस फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी। एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी कौन सी रेंज है, 300 से 30 हर्ट्ज़ है ओनली, और जिसकी वेवलेंथ रेंज क्या है हमारे पास 1000 से 10,000 किलोमीटर है। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपने देखा होगा ये सारी फ्रिक्वेंसीज रेंज या वेवलेंथ रेंज दे रखी हुई होती है, तो आपने उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो चीज़ आपको दिखा रहा था मैं। लेकिन ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि C बैंड होता है हमारे पास, S बैंड, L बैंड, X बैंड, KUK, MM, मिलीमीटर बैंड। तो ये हमारे पास कौन कौन से बैंड्स हैं, उनकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, ये आपको इस टेबल में गिवन है। अब जैसे कि C बैंड है हमारे पास, जिसका 4 से 8 सेंटीमीटर हमारे पास वेवलेंथ रेंज होता है, और 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। तो ये सब आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। रिमोट सेंसिंग या GNSS के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। तो ये सारे बैंड्स होते हैं हमारे पास, उनका वेवलेंथ रेंज कितनी है, फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, वो सब आपको टेबल में दे रखी है। आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकता है कि पूछी जाए। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ने वाला जो आपको गेट एग्ज़ाम में नहीं आती हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज, जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है आगे के एस्पेक्ट को समझने के लिए। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।